ज्यादा डर लगने लगा है कि एक बार फिर राहुल गांधी को न केवल संसद से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, बल्कि आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश में बीजेपी लग गई है। दरअसल बीजेपी जानती है कि जब तक राहुल गांधी संसद में हैं और सियासत के मैदान में उनके सामने हैं, यानी बीजेपी के सामने हैं, उसके मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। चुनाव जीतकर और सत्ता में आकर भी मोदी राहुल के सामने लाचार दिख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी बार बार बीजेपी का खेल उजागर कर रहे हैं। आज तो राहुल गांधी ने पत्रकारों को यहां साफ साफ कोड वर्ड का खेल बताकर उनकी क्लास ले ली। जरा इस वीडियो को देखिए। That's the code word for today. Is that the word that you people have been given for today? Let me go. Is that the code word? You should tell me the code word in advance. What was yesterday? What was the code word? Mike. तो राहुल गांधी ने बता दिया कि कल ऑथेंटिकेशन कोड वर्ड था मीडिया के लिए और आज प्रिविलेज मोशन है यहां कोड वर्ड। दरअसल कल ही किरेन रिजिजू ने संसद के भीतर और बाहर कहा था कि हम राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन आज उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने का नोटिस ही दे दिया गया। हालांकि राहुल गांधी को ऐसे नोटिस की परवाह नहीं है। उन्होंने आज मीडिया को भी बता दिया कि उसे पूरी तरह से बीजेपी का पिट्ठू बनाकर रख दिया गया है और पिट्ठू बनकर आप काम कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, उचित नहीं है। सुनिए जरा राहुल गांधी को। अपना काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. Sir, we are not asking their question. We are exactly. Asking question. Thank you. Now you put what I said. Why are you giving blame? तो राहुल गांधी ने जिस तेवर से पत्रकारों से बात की, अब उस पर भी खूब चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने सही किया या गलत किया। इस ढंग से राहुल गांधी को बात करनी चाहिए पत्रकारों से या नहीं करनी चाहिए। किरेन रिजिजू ने तो मीडिया का साथ देते हुए कहा है कि ये गलत है। अगर वो मीडिया को रोकेंगे और टोकेंगे और डांटेंगे तो सवाल कौन पूछेगा? क्या हमने कभी मीडिया को सवाल पूछने से रोका है? ये किरेन रिजिजू कह रहे हैं। हालांकि ऐसा कहते हुए रिजिजू भूल गए कि राहुल गांधी तो 50 पत्रकारों के सामने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसी हिम्मत क्यों नहीं दिखाई और मीडिया को सवाल पूछने से कितनी बार रोका गया है ये भी सब जानते हैं। अमित शाह ने अभी पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में एक पत्रकार को सवाल पूछने पर कहा था कि आप अपना काम करो, हमारी पार्टी की चिंता मत करो। खैर, बीजेपी चाहे जो करे, चर्चा का केंद्र बिंदु जो है यानी सेंटर पॉइंट वो राहुल गांधी ही अभी बने हुए हैं और बीजेपी इसी से डर रही है। आपको बता दूं कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखने की जगह केवल संसद सदस्यता वापस लेने का नोटिस देने के पीछे भी यही डर है। एक तो बीजेपी को अपने सहयोगी दलों से समर्थन की उम्मीद नहीं थी और दूसरा डर ये कि इस पर संसद में बहस के दौरान फिर केंद्र बिंदु में यानी सेंटर पॉइंट में राहुल गांधी ही बनते और मोदी सरकार नहीं चाहती कि राहुल गांधी पर केंद्रित बहस हो। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि मैंने एक ठोस प्रस्ताव पेश किया है जिसमें मैंने उल्लेख किया है कि वो कथित तौर पर सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएड से जुड़े हुए हैं और थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और अमेरिका जैसे स्थानों की यात्रा करते हैं और भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं। मैंने मांग की है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए और उन्हें जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। इस मसले पर कई विशेषज्ञों का दूसरी तरफ कहना है दोस्तों कि अपने डर को छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी ने निशिकांत दुबे को आगे कर दिया है। हालांकि इस नोटिस के बाद बीजेपी को यह साबित भी करना होगा कि जिन फाउंडेशंस या देशों का नाम लिया गया है, जिन फाउंडेशंस और देशों के नाम को लिख कर दिया गया है राहुल गांधी की सदस्यता, संसद सदस्यता खत्म करने के लिए, वे किस तरह देश विरोधी हैं ये फाउंडेशन और राहुल गांधी से उनके क्या संबंध हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है
कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोकने और संसद सदस्यता खत्म करने का ये नोटिस उस समय दिया गया है जब मोदी सरकार को ही ये साबित करना है कि एप्स्टीन फाइल्स मामले में वो बेदाग है। इस मामले में कल जब हरदीप सिंह पुरी से सवाल किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब से मोदी सरकार की मुसीबत और ज्यादा बढ़ चुकी है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने हरदीप सिंह पुरी को किस तरह घेरा है, ये जरा सुन लीजिए। विश्व में एक हड़कंप मचा हुआ है। एप्स्टीन फाइल्स की वजह से कई जगह इस्तीफे हो रहे हैं। भारत में जो नाम सामने आए हैं, मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, लेकिन जो मोदी जी के आसपास के लोग हैं उनका सैकड़ों बार है। अब हरदीप सिंह पुरी जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, कल उन्होंने प्रेस वार्ता की, अनिल अंबानी का भी नाम है। हरदीप सिंह पुरी पर हम आज फोकस करते हैं। ये कहते हैं साहब प्रोफेशनल रिश्ते थे। साहब आप थे क्या 2014 में, जरा ये बता दीजिए कि आपके प्रोफेशनल रिश्ते थे एप्स्टीन से? एप्स्टीन किसके इशारे पर, किसके निर्देश पर रीड हॉफमैन जो कि लिंक्डइन के को फाउंडर हैं, उनकी भारत यात्रा प्लान कर रहा था और आप उस प्लानिंग को कार्यान्वित करने के लिए, व्यवस्थाएं बनाने के लिए आप उसकी मदद कर रहे थे। उनके एप्स्टीन के निर्देश पे हरदीप पुरी चल रहे थे। एप्स्टीन किसके निर्देशों पे चल रहा था हमें नहीं मालूम। क्या हरदीप पुरी एप्स्टीन और मोदी के बीच की कड़ी है? हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी सिर्फ 30 लाख फाइलें आई हैं सामने। 30 लाख अभी आनी बाकी हैं, हो सकता है उसमें वो जवाब मिल जाए। लेकिन रीड हॉफमैन की भारत यात्रा, भारत में उनके कार्यक्रम, उनमें से एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। ये सब हरदीप पुरी किस कैपेसिटी में कर रहे थे, किस हैसियत से कर रहे थे? हरदीप पुरी उस वक्त एक रिटायर्ड डिप्लोमैट थे। क्या भारत सरकार की एम्बेसी बंद हो चुकी थी? क्या राजदूत नहीं थे वहां? क्या सुषमा स्वराज जी मंत्री नहीं थी कि नरेंद्र मोदी को हरदीप सिंह पुरी की उपयोगिता मिली? उनको हरदीप पुरी मिले कि जो ये सारा कार्यक्रम करवाएंगे? क्या एप्स्टीन को भी भारतीय एम्बेसी नहीं हरदीप पुरी मिले? और नरेंद्र मोदी को क्या एप्स्टीन मिले रीड हॉफमैन को भारत लाने के लिए? हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि एम्बेसी होते हुए, इतना अमला होते हुए, एक विदेश मंत्री होते हुए, विदेश मंत्रालय होते हुए, एप्स्टीन और हरदीप पुरी, यह लोग रीड हॉफमैन की विजिट प्लान कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हरदीप पुरी कहते हैं साहब प्रोफेशनल रिश्ते थे, कॉफी पीने जा रहे हैं, उनके अपार्टमेंट में जा रहे हैं, मेल्स में किताबें डिस्कस हो रही हैं, परिवार डिस्कस हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? शौक डिस्कस हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये? हरदीप पुरी जी, व्हाट हैपेंस इन न्यूयॉर्क डज नॉट स्टे इन न्यूयॉर्क। यू विल हैव टू रिजाइन। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आपका नाम उजागर हो चुका है। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, उसमें आप बोलते हैं कि साहब तब तक मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना बड़ा यौन अपराधी है। एक उसने अपराध स्वीकार कर लिया था। अंडर एज गर्ल्स को प्रोस्टिट्यूशन में उनका नाम आया और उसने स्वीकार किया, और हरदीप पुरी कहते हैं दैट्स इट, छोटी सी बात है। यह मानसिकता है नरेंद्र मोदी के एक मंत्री की कि अंडर एज गर्ल्स की प्रोस्टिट्यूशन उनको एक छोटी सी बात लगती है। फिर भी उस व्यक्ति से वो दोस्ती रखते हैं, फिर भी उस व्यक्ति से वो प्रोफेशनल रिश्ते भी रखते हैं, पर्सनल रिश्ते भी रखते हैं, और उस व्यक्ति को पूरा हमने एक जिम्मा दे रखा है कि वो तय करेंगे भारत में रीड हॉफमैन के क्या प्रोग्राम्स होंगे। ये तो हरदीप पुरी एप्स्टीन फाइल पर फंसी चुके हैं। इसमें मोदी सरकार बुरी तरह से लपेटे में आ चुकी है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या मजबूरी है कि हरदीप पुरी को अब तक मोदी अपने मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं। वो इस मामले से पाक साफ बाहर आ जाएं तो उन्हें वापस लिया जा सकता है, लेकिन अभी रखने का क्या मतलब है? मगर अभी उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, ये कई विशेषज्ञ कह रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर हरदीप पुरी साहब जो हैं, उनमें ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या खास बात है जो मोदी ने उन्हें न केवल राज्यसभा का सदस्य बनाया बल्कि मंत्री पद भी दिया हुआ है, जबकि बीजेपी में कई योग्य नेता बिना पद के बैठे हुए हैं। हरदीप पुरी का तो देश में कोई जनाधार भी नहीं है और न ही उनकी एक डिप्लोमेट के अलावा और कोई पहचान थी। आप याद कीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को, कह देंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी डिप्लोमेट थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया था, तो प्रधानमंत्री बनाया था तो इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रह चुके थे और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे। देश के आर्थिक बदलाव, देश में जो आर्थिक बदलाव हुए थे ये उनकी वजह से हुए थे। लेकिन हरदीप पुरी के कौन से गुणों से मोदी इतने प्रभावित हैं, यह भी बताना चाहिए नरेंद्र मोदी को, इस देश को। मोदी सरकार एप्स्टीन फाइल्स के साथ साथ ट्रंप के साथ ट्रेड डील पर भी फंसी हुई है और आज देश भर में किसानों और मजदूरों की जो हड़ताल हुई है उसमें विपक्ष का साथ रहा और इस मुद्दे को संसद में भी उठाया गया।
आज संसद परिसर में इस पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस पर कांग्रेस ने राहुल गांधी और तमाम दूसरे नेताओं ने जो कुछ लिखा है, लेकिन कांग्रेस ने जो कुछ लिखा है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए ये तस्वीर, लेकिन उससे पहले देखिए यहां लिख रही है कांग्रेस कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील में जनता के हितों का समझौता कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के साथ भी धोखा किया है, जिसके चलते किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। आज विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर जनहित की आवाज बुलंद करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर होकर देश के सम्मान से खिलवाड़ किया है, देश उन्हें माफ नहीं करेगा। और इसके साथ ये वीडियो लेके आइए, वीडियो में आप देखिए 83 साल के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन वो पूरे जोश के साथ, जरा फुल स्क्रीन लाइए, साउंड के साथ देखते हैं। तो यहाँ वापस लो ट्रेड डील की बात हो रही है। तो आज बात करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे न्यूज़ पॉइंट में कि देश को शर्मनाक स्थिति में पहुंचाने के लिए क्या नरेंद्र मोदी को जनता माफ करेगी। मोदी का डर कैसे सामने आ गया है, और इन सब के बीच आखिर राहुल गांधी को ही संसद से निकालने की प्लानिंग क्यों चल रही है, पीछे कारण क्या है। क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा हर्डल बन गए हैं। इनकी सरकार, राहुल गांधी जैसे ही सदन में आते हैं आखिर क्यों कांपने लगती है मोदी सरकार। इन सब की बात करेंगे। क्यों हरदीप सिंह पुरी को आनन फानन में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, सब की बात करते हैं। और अब राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन न लाकर उनको सीधे संसद से ही निकालने की तैयारी क्यों की जा रही है। चलिए मिलते हैं हमारे तमाम साथियों के साथ जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ शकील जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रफुल्ल जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। लेकिन शकील जी सबसे पहले आपके पास। शकील जी क्या कुछ हुआ आज, आपसे बेहतर कौन बताएगा। महाभारत में एक संजय थे और यहाँ पे एक आप हैं, लेकिन महाभारत काल में शकील जी दूरदर्शन नहीं था, यहाँ दूरदर्शन है रहते हुए भी, यानी टेलीविज़न रहते हुए भी वहाँ से कैमरे हटा दिए जाते हैं। ओम बिरला साहब रहें ना रहें, तो इसलिए सदन के अंदर रहना ज़रूरी है, और आप रहते हैं तो आपसे बेहतर कौन बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है। ज़रा बताइए कि अचानक अब राहुल गांधी को ही बाहर करने की प्लानिंग क्यों हो रही है। देखिए सब डर गए, सारी संवैधानिक संस्थाओं ने समर्पण कर दिया, मगर एक बंदा अकेला डटा हुआ है, और यही सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। राहुल जो है वो न तो थक रहे हैं न हट रहे हैं, और रोज नई ऊर्जा के साथ, नई हिम्मत के साथ वो जो है मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। अब जो एप्स्टीन फाइल का मुद्दा राहुल गांधी लाए हैं, उन्होंने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया है कल, तो अब उन्होंने दुबे जी को सामने किया है कि राहुल गांधी फलाने से जुड़े हुए हैं। एप्स्टीन फाइल से जुड़े होने को काउंटर करने के लिए राहुल को उन्होंने 10 फाउंडेशन से जोड़ दिया। वो आपने ठीक कहा कि क्या ये फाउंडेशन करती हैं, इनके खिलाफ कोई मामले हैं, और क्या वास्तव में जुड़े हैं राहुल। आज जिस तरह से निशिकांत दुबे ने जिस भाषा में बड़ा हंगामा हुआ इसके ऊपर लोकसभा में कहा कि अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है, ये शब्द थे। राहुल अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है, तो अब वो उनका एक ही लक्ष्य है अब
एक ही पॉइंट पे वो सारा काम कर रहे हैं कि राहुल को राजनीति से ही खत्म कर दें। वो शब्द बोल रहे हैं कि राहुल को हम राजनीति से ही विदा करना चाहते हैं, राहुल को राजनीति में ही नहीं रहना चाहिए, राजनीति में रहने के योग्य नहीं है वो। राजीव जी, 1948 के बाद सरदार पटेल ने गुरु गोलवलकर के पत्रों के जवाब में यही बात लिखी थी कि आपके द्वारा देश में फैलाई गई नफरत के माहौल ने महात्मा गांधी की जान ले ली। राहुल गांधी के खिलाफ इस वक्त इतनी नफरत फैलाई जा रही है देश भर में, जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल एकमात्र टारगेट बन जाएं। आज राहुल ने मीडिया को बहुत अच्छी तरह डांटा। रोज का यह काम है कि वो राहुल से सारे वो सवाल पूछते हैं जो उनके बाद स्टूडियो से आए हुए होते हैं। इनमें जो ग्राउंड पे रिपोर्टर होते हैं उनकी उतनी गलती नहीं है, वो सब मजबूर हैं। पीछे से स्टूडियो उनको सवाल देता है और उन्हें जोर जोर से पूछना पड़ते हैं ताकि आवाज स्टूडियो तक चली जाए, वहां मालूम पड़ जाए कि हमने अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से निभाई है। राहुल ने कहा कि आप देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। राहुल ने यह कहा कि आप उनके बीजेपी के एम्प्लॉय नहीं हैं। तो ये जो है, लेकिन मीडिया जो कर रहा है वो पहले भी कह चुके हैं हम कि सबसे बड़ा दोषी मीडिया है। बाकी बीजेपी कर रही है, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे कर रही है, लेकिन मीडिया जो है पूरी तरह जो है सामने आके राहुल का विरोध, कांग्रेस का कम करते हो राहुल का विरोध, बेसिकली राहुल का विरोध जी। और इसके लिए दोषी बीजेपी तो करवाती है उनसे, उनका मैनेजमेंट तो करवाता ही है उनसे, लेकिन कांग्रेस के नेता भी कम दोषी नहीं है। वो भी इस मीडिया को पूरा बढ़ावा देते हैं, फुल। इससे अपने पर्सनल संबंध रखते हैं, राहुल के खिलाफ इनसे बैठ के सुनते हैं, खुद भी बोलते हैं राहुल के खिलाफ। हालांकि राहुल ने आज वो स्थिति पैदा कर ली है कि कांग्रेस के अंदर थोड़ा उनकी धमक हो गई है पार्टी के अंदर। देखिए, दो अलग अलग पहलू है बड़े मजेदार। एक, राहुल की धमक बीजेपी के ऊपर है कि बीजेपी में डर है, देश में उनका सम्मान है, लेकिन कांग्रेस के अंदर वो धमक राहुल को पैदा करना पड़ती है। कांग्रेस का भी एक बड़ा हिस्सा है जो नहीं चाहता, वो बड़ी समस्या है। यूपीए की हार का एक बड़ा कारण कांग्रेस के नेता ही रहे हैं, जो इस मीडिया को अपनी आज गोदी मीडिया हम कहने लगे, ये कांग्रेसी भी खिलाते थे गोद में बिठा के, और बीजेपी वाले तो इनसे डरा के काम करते हैं, कांग्रेस वाले तो इनको सुविधाएं भी देते थे। तो राहुल ने आज बड़ा अच्छी तरह इनको सुनाया, बड़ा जरूरी था। हालांकि इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। राहुल के खिलाफ ही एक मोर्चा शुरू कर दिया है, बीजेपी ने भी कर दिया है कि राहुल ने ऐसे बोला वैसे बोला। अरे मोदी जी क्या क्या बोलते हैं मीडिया से, इंटरव्यू में बोलते हैं। वो तो ये तो सवाल थे, बाइट में सवाल हैं। ये तो अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने बोला, जो 5 एडिटर बैठे हुए थे एक मीडिया संगठन के, उसमें 5 एडिटरों से बात करते हुए कि क्या बात करते हो, किसकी बात करते हो। और अमित शाह तो शकील जी, एक ट्वीट अभी राहुल गांधी ने एक वीडियो के साथ एक ट्वीट जारी किया। ये ट्वीट है, और ज़रा इसको फुल स्क्रीन ले आइए और फिर वीडियो भी देखते हैं। यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या प्रिविलेज प्रस्ताव लाएं, यानी यहाँ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जो है वो लेकर आएँ, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। जो भी ट्रेड डील किसानों को की रोजी रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमज़ोर करे, वो किसान विरोधी है। अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे, यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया, उस वीडियो को भी देख लेते हैं, फिर शकील जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पे, सुनिए। नमस्कार।
कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। तो सुन लिया, अभी इस वीडियो को इन्होंने जारी किया है शकील जी, और आज चूंकि किसानों मजदूरों की स्ट्राइक थी और उसमें यहाँ राहुल गांधी अपनी बात यहाँ एक पैगाम पहुँचाते हुए कि आप मेरे खिलाफ भले एफआईआर कर दीजिए, चाहे प्रिविलेज मोशन ले आइए, जो भी करना कर दीजिए, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। यहाँ साफ कह रहे हैं, पैगाम यही है राहुल गांधी का। कैसे देखा जाए इसको, एक और चुनौती के रूप में देखा जाए? राजीव जी, आज सुबह ही सुबह सबसे पहले राहुल ने किसानों और मजदूरों के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर दी थी। सुबह ही उनका ट्वीट आ गया था। यह पहले से घोषणा थी कि 12 फरवरी को मजदूर और किसान भारत बंद का आयोजन कर रहे हैं। हमने सुबह लिखा, सारे अखबार देखे हमने, किसी अखबार में यह खबर नहीं थी। बीजेपी के भारत बंद की जो खबरें होती थी, अखबार उनको खुद प्रचारित करते थे, उन्हें फैलाते थे, और मजदूर किसान के भारत बंद की खबर कहीं नहीं। लेकिन राहुल ने सुबह बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने उस बंद की खबर दी, उनके साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित की, मजदूरों के और किसान के इशू लिखे और कहा कि मैं मजबूती से इनके साथ खड़ा हूं। और शाम को भी वो वही बात कर रहे हैं। राहुल ने सही कहा, इतने सालों का अनुभव बताता है, और देश की जनता भी जानती है, बात हम नहीं कह रहे हैं, हर आदमी जानता है, बीजेपी भी जानती है कि राहुल डरेंगे नहीं, राहुल पीछे हटेंगे नहीं। जिन्होंने कहा कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, राहुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन यह बात देश की संवैधानिक संस्थाओं को समझना चाहिए कि बीजेपी अफवाहें फैला के, बीजेपी उनके खिलाफ चरित्र हनन करके, माहौल बना के किस तरह देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए खतरे पैदा कर रही। हमने याद दिलाया था, फिर कह रहे हैं कि सरदार पटेल ने, जिनका इतना नाम लेते हैं, उन्होंने गुरु गोलवलकर को लिखा था, वो चिट्ठियां हैं जो पत्र व्यवहार हुआ था कि आप लोगों ने जो किया है उसकी वजह से गांधी की हत्या हुई है। एसपीजी सुरक्षा छीन ली राहुल गांधी की, सोनिया की, प्रियंका की, सबकी छीन ली। राहुल की सदस्यता खत्म कर दी, लोकसभा सदस्यता, धक्के मार के सड़क पे गिरा दिया, मकान छीन लिया। क्या नहीं किया? खुद राहुल के शब्द है कि हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया मेरी छवि खराब करने के लिए। सब सच है ये। बावजूद इसके राहुल पे कोई असर नहीं पड़ा। और यह बात बीजेपी भी जानती है कि हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, वो उस मिट्टी का बना हुआ है, उस मेटल का बना हुआ है, वो डरने वाला नहीं है। परिवार के 2-2 सदस्यों ने देश के लिए इसी तरह अपनी कुर्बानी दी है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये उस परिवार के हैं। ये
लेकिन यह बात सही है कि राहुल के लिए बहुत बड़ा खतरा देश के अंदर पैदा किया जा रहा है। दिन भर अफवाहें चल रही हैं, दिन भर चरित्र हनन किया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, और वो सारी चीजें हम सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, मेन मीडिया में भी देख रहे हैं, जिसे कहा जाता है मेन मीडिया, मुख्य मीडिया। उसके अंदर भी राहुल के खिलाफ सारा माहौल बनाया जा रहा है। ये सब देश की संवैधानिक संस्थाओं को सोचना चाहिए, देश की जनता को खासतौर पर सोचना चाहिए कि ये राहुल के लिए इतना खतरा क्यों पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल ने लास्ट में ये बात बोल दी कि मैं लड़ता रहूंगा किसान के लिए, आम आदमी के लिए, जनता के लिए, मैं समझौता नहीं करने वाला। यही असली बात है कि राहुल जो है नरेंद्र मोदी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए वो उनकी आंखों में खटक रहे हैं। जी प्रेम कुमार जी, दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण रूप से पिछले 2 दिनों से सामने आई है। पहली बात, राहुल गांधी ने कल लोकसभा में भाषण दिया। भाषण जो था वो बजट के ऊपर था। राहुल गांधी ने उसमें एप्स्टीन का मामला, अनिल अंबानी का मामला, अदानी का मामला, सारे मामले उठाकर हरदीप सिंह पुरी को घेरा, और हरदीप सिंह पुरी आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठे। 42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें रखने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद से देखिए परिस्थितियां कैसे बदलती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी के ऊपर जो भी करना है वो, और निशिकांत दुबे आप अच्छी तरह से जानते हैं, जहां से वो हैं वो भी आप जानते हैं, और अब उनको निकालने की कोशिश संसद से। लेकिन पीछे क्या चल रहा है, तो पीछे के खेल को बताइए, चल क्या रहा है, ये सब हो क्यों रहा है? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, आपने जहां से बात शुरू की कि राहुल गांधी ने बजट के दौरान बहुत सारी बातें की, लेकिन बजट के दौरान जो बहुत सारी बातें की, क्या वो बजट से संबंधित नहीं थी? इसी को समझ लेते हैं। बजट जो इस बार आया, आपने देखा कि किस तरह की निराशा थी। सत्ता पक्ष भी बचाव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं था कि बजट में हम करना क्या चाहते हैं। इधर ट्रेड डील हो रही है, उसका कुछ पता नहीं, और ट्रेड डील का असर तो बजट पर पड़ना ही है। तो बजट में ट्रेड डील के कारण कुछ निर्णय नहीं लिए जा सके, और भी दूसरे कारण थे। तो जो विदेशी दबाव है वो फैक्टर भी बजट में दिखा। तो राहुल गांधी ने उन परिस्थितियों को साफ किया कि बजट पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बजट क्यों कॉम्प्रोमाइज्ड है, किसानों का हित क्यों कॉम्प्रोमाइज्ड है, और कहां से दबाव आ रहा है, और उसको ही उन्होंने समझाया। एक तो बात यह है। दूसरी बात है कि इसके जो कुछ चल रहा है उसके पीछे क्या है। आप अक्सर देखते होंगे, हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। क्या होता है कि जब कोई खलनायक किसी को अपने कब्जे में लेता है तो उससे फिरौती भी लेता है, वसूली भी करता है, और बाद में उसको बख्शता भी नहीं है। ये हम लोग साफ साफ देखते हैं। अभी भी जो कुछ हो रहा है हमारे देश के साथ, हमारे देश के हुक्मरान समझ रहे हैं कि हम उनकी बात मान लेंगे तो वो हमें बख्श देगा। अरे डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया का नहीं, सदी का खलनायक है। वो एप्स्टीन फाइल में डूबा हुआ व्यक्ति, वो तानाशाह, तो उसको जिस दौर में आप डोनाल्ड माइक ट्रंप बता रहे थे वो भी एप्स्टीन इफेक्ट था। ये बातें अब साबित हो रही हैं। उसका टाइमिंग देख लीजिए, वो अब बातें साबित हो रही हैं। इजराइल जाना, अमेरिका जाना, नमस्ते ट्रंप करना, डोनाल्ड ट्रंप के नाम से वोट मांगना, बहुत सारी चीजें हुई लगातार। वो एप्स्टीन एरा है जो सारी घटनाएं घटी, लेकिन उसके बाद चूंकि वो क्रूरता के उच्चतम शिखर पर है, उसको अपने देश में राष्ट्रवाद का डंका बजाना है, इसलिए मागा लेकर आया। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उसको अपनी पॉलिटिक्स में स्थापित करेगा डोनाल्ड ट्रंप को। वो इसके लिए भारत पर कोई मुरब्बत कर दे ऐसा नहीं है। वो भारत, भले नरेंद्र मोदी वहां मेक इंडिया ग्रेट अगेन कर आए, लेकिन वो उस समय भी
भारतीयों को जंजीरों में बांध करके भेजता है, हमें नीचा दिखाता है। हमें आए दिन सीज फायर के बाद से अब तो लगातार देख रहे हैं, किसी दिन डोनाल्ड ट्रंप चुप नहीं है जब नरेंद्र मोदी को और भारत को नीचा नहीं दिखाता हो। तो ये जो चल रहा है ये यूं ही नहीं चल रहा है कि बहुत लोग बोलते हैं अरे डोनाल्ड ट्रंप तो रोज कुछ ना कुछ बोलता रहता है, वो अविश्वसनीय है। लेकिन मैं कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, वो प्रेडिक्टेबल है। वो क्या बोलेगा कल, वो आज हमें पता है, और वो उसी दिशा में बोलेगा जिस दिशा में बोल रहा है, कोई फर्क नहीं है। तो ये जो स्थिति बनी है, तो आप यकीन मानिए कि मोदी सरकार की गर्दन बचने वाली नहीं है। मोदी और उनकी टीम ने जो जो गलतियां की हैं एप्स्टीन के इर्द गिर्द, एप्स्टीन की दुनिया में जा करके या उसके साथ संपर्क रख के, क्योंकि आप बोलने में कोई गुरेज नहीं है, इस सरकार का संबंध तो है, स्थापित हो चुका है, जितने तथ्य आए उतने में ही स्थापित है। भाई रफाल डील हुआ, उसमें अनिल अंबानी आए। अनिल उस समय की टाइमिंग देखिए, अनिल अंबानी उस समय वैसे ही एक्टिव थे, नरेंद्र मोदी वैसे ही जा रहे थे इजराइल, वो सारी बातें सामने आ रही हैं। तो जो इस राजनीति का बिटवीन द लाइंस ये है कि वो हिंदुस्तान में भी एक एक्सट्रीम लाइन पर नरेंद्र मोदी खड़े हैं कि अभी अगर हमने अपने आप को बचाने के लिए अधिकतम एक्सट्रीम लाइन नहीं चुना तो आगे मौका ही न मिले। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है कि वो भी एक्सट्रीम लाइन लेकर के राष्ट्रवाद को मजबूत करे, मागा करे और अपने देश की जनता को संतुष्ट करे कि वही अमेरिका को महान बना सकता है। इसलिए आपने सुना भी है अमेरिका की तरफ से अटॉर्नी जनरल बोल रही कि अमेरिका के विकास पर ध्यान देना चाहिए और एप्स्टीन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वही भाषा यहां भी आजमाने के लिए बोला जाएगा कि एप्स्टीन क्या करते हो, देश कैसे आगे बढ़ेगा वो सोचो। ये लाइन डोनाल्ड ट्रंप की भी है, ये लाइन यहां की भी है, लेकिन दोनों डर वाली लाइन है। अरे गिरना तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को भी है और गिरना मोदी सरकार को भी है, और दोनों की काली करतूतें ये काम करवा कर छोड़ेंगी, क्योंकि जनता को अब बात सीधे सीधे समझ में आने लगी है। राहुल गांधी क्यों आंखों की किरकिरी बने हुए? क्योंकि राहुल गांधी उस चीज को समझ रहे हैं और उसी हिस्से से, उसी हिम्मत से वो उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि एप्स्टीन पर बोलने का मतलब उनका जब सब कुछ चला जाएगा तो सब कुछ जाने से पहले वो भी हमारी जान ले सकता है। तो संसद की सदस्यता खत्म करना, कभी चुनाव न लड़ सके इसकी व्यवस्था करना, ये जो लड़ाई है ये तो राजनीतिक हत्या के लिए लड़ी जा रही लड़ाई है, जो राहुल गांधी पर के खिलाफ लड़ी जा रही है। सत्ता लड़ रहा है, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात। और जनता को जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि ये एप्स्टीन से जुड़े हुए लोग, डोनाल्ड ट्रंप मोदी का गला दबा रहा है और मोदी राहुल गांधी का गला दबा रहा है, इसलिए कि एप्स्टीन फाइल में दोनों लोग जो डूबे हुए हैं, और राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप की भी पोल खोल रहा है और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की भी पोल खोल रहा है। जब ये बात जनता को समझ में आ जाएगी तब फिर समझाने की जरूरत नहीं रहेगी कि गलत कौन है और सही कौन है, और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यहीं पर लड़ाई है, राजनीति भी यहीं से बदलेगी, सत्ता परिवर्तन भी यहीं से होगा, चाहे अमेरिका में चाहे इंडिया में। जी जी जी, चाहे अमेरिका हो या इंडिया हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, बहुत कुछ यहाँ बदलते हुए हम देख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदलते हुए हम देख रहे हैं वो है राहुल गांधी। एक इंसान बदल ही नहीं रहा, सब बदल गए। और कह रहे थे अभी शकील जी, संवैधानिक संस्थाएं सब बदल गईं, सब बदल रहे हैं, कोई अपने उसूलों पर टिका हुआ नज़र नहीं आता है आज के दौर में, लेकिन राहुल गांधी वहीं टिके हुए हैं। और अब तो कह रहे हैं वीडियो जारी करके कि दर्ज कर लीजिए हमारे ऊपर FIR, जो करना कर लीजिए। ज़रा समझना चाहता हूँ ये पूरे घटनाक्रम को। हरदीप पुरी साहब बुरी तरह फंसे हुए हैं। अभी एक ट्वीट देख रहा था मैं प्रशांत भूषण का, आप भी देखे होंगे, और प्रशांत भूषण ने हरदीप पुरी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि हरदीप पुरी ऊपर से लेकर नीचे तक बुरी तरह फंसे हुए हैं और इंतज़ार है कि इस्तीफ़ा कब होगा। सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने, कल आपने देखा, राहुल गांधी ने तुरंत कहा कि मैं ऑथेंटिकेट अभी करूंगा।
किरण रिजिजू का रोल जरा समझना चाहता हूं आपके जरिए। बार बार नरेंद्र मोदी को किरण रिजिजू क्यों फंसा रहे हैं? मुझे तो यही लग रहा है कि बिल्कुल जो एक कहा जाता है ना कि नहीं अब फंसा देना है, वो हालत हो गई है मोदी जी के लिए। उनके ही दोस्त 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 ना रहा, कल को यही गाना गाएंगे वो, यही लगता है। देखिए राजीव जी, जो हमको राजनीति सामने दिख रही है उसके पीछे की जरा हम लोग मंतव्य समझते हैं कि क्या है, चल क्या रहा है। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। तो राहुल गांधी का भाषण, हरदीप पुरी जिनका जिक्र आपने किया, निशिकांत दुबे, किरण रिजिजू। लेकिन उसके पहले जरा एक बात मैं कह दूं कि 54 सीटें थी कांग्रेस पार्टी की जब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की थी। चुनाव हुए वो 100 हो गई। एक बार फिर आजमा लें इस बात को जी। तो ये पर्दे के पीछे चलता क्या है, होता कुछ है, उसका उद्देश्य क्या है, इसको भी हमको समझना होगा। दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी बहुत ही कमजोर विकेट पे इस वक्त खेल रहे हैं। आप देखिए, जरा बीजेपी की राजनीति को समझिए, बीजेपी और एनडीए की राजनीति को समझिए। एनडीए में कौन बड़े नेता हैं जी? नीतीश कुमार, मोदी के अलावा चंद्रबाबू नायडू, दूसरे और तमाम जो सहयोगी दल हैं। बीजेपी के अंदर बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े बड़े। लेकिन सामने कौन आ रहा है? हरदीप पुरी, जो लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, बहुत ही कमजोर विकेट पे हैं। कभी भी आपने कहा कि कुर्सी जा सकती है, और अभी तो मामले चल रहे हैं, अभी और कागज आएंगे सामने। निशिकांत दुबे और किरण रिजिजू, ये तीनों मास लीडर नहीं है। राहुल गांधी मास लीडर हैं। आप देखिए ना कि नरेंद्र मोदी के किनको लगाया है राहुल गांधी के लिए, या कौन लोग आ पा रहे हैं सामने। बड़े नेता क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? और अब जरा बात करते हैं कि हरदीप पुरी साहब ने तो खुद ही एडमिट कर दिया। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने तो मोदी जी के ऊपर और सवाल खड़े कर दिए, अपने ऊपर भी किए और साथ में मोदी को भी उन्होंने लपेट दिया, जिनके बारे में अभी बहुत ही लिमिटेड जानकारी एप्स्टीन फाइल के माध्यम से आई है। लेकिन उन्होंने बड़े ऑन रिकॉर्ड तमाम बातें बोल दी, प्रोफेशनल संबंध बोल दिए कि प्रोफेशनल कारणों से मिल रहे थे। कौन से प्रोफेशनल कारण से भाई? 2008 में वो खुद बता रहे हैं कि 2008 में वो कन्विक्ट हो गया था, फिर आप उससे क्यों मिल रहे हैं? ऐसे कौन से प्रोफेशनल कारण थे जिससे आप मिल रहे हैं उससे? तो हरदीप पुरी ने अपनी स्थिति बहुत ही खराब कर ली है, और अब वो सरकार की लायबिलिटी है। कोई और सरकार होती तब तक उनकी कुर्सी जा चुकी होती। अब देखना यह है कि कब जाती है, और नहीं जाती है तो सवाल लगातार, मोदी के लिए सवाल लगातार बड़े होते जाएंगे जब तक हरदीप पुरी यहां इस मंत्रालय में रहेंगे। अब देखिए, जो बात समझने वाली है वो ये कि देखिए, बीजेपी एनडीए की, मोदी जी की सरकार सिर्फ 22 एमपी की मेजॉरिटी पे है। एप्स्टीन फाइल, अमेरिका के साथ डील और चाइना को लेकर जो उचित समझो वो करो, ये तीन ऐसे मामले हैं जो इस देश की राजनीति को में भूचाल लाया हुआ जिन्होंने। और ये इंडिया गठबंधन में जरूर ये विचार हो रहा होगा, खासकर कांग्रेस पार्टी में, इंडिया गठबंधन में, कि 2029 तक का इंतजार क्यों करें? क्या चंद्रबाबू नायडू को चुनाव नहीं लड़ना आगे? क्या वो बीजेपी के साथ वो खुद भी डूबना पसंद करेंगे? क्या नीतीश कुमार को चुनाव नहीं लड़ना है आगे? क्या तमाम और पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ना है आगे? तो ये तमाम सवाल हैं जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चल रही होगी चर्चा। कि केवल 22 एमपी पर सरकार टिकी हुई है, और इतने बड़े सवाल जिस पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट के साथ, राष्ट्रीय हितों के साथ समझौते हुए हैं, सीमा पर हुए हैं,
आर्थिक फ्रंट पे हुए हैं और बड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ है एप्स्टीन फाइल के जरिए। जो बातें सामने आ रही, जो खुद हरदीप पुरी बता रहे हैं, तो ये तमाम बातें जो है उसने एक पर्दे की पीछे की नई राजनीति को जन्म दे दिया है और अब देखना है कि ये आगे कैसे चलती है। आपने दो दूसरी बातें एक केयर की प्रशांत जी, दो बातें केयर की। हरदीप पुरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो महिलाओं का जिक्र किया, दो अलग अलग पार्टियों की महिला, एक कांग्रेस पार्टी से सुप्रिया श्रीनेत के बारे में उनका नाम नहीं आता और जिस ढंग से उन्होंने उनको डिस्क्राइब किया, और दूसरा महुआ मोइत्रा। इन दोनों को, इससे साफ जाहिर होता है एक तो आप ऐसे मामले में फंसे हुए हैं, एप्स्टीन का नाम आते ही बच्चियां, महिलाएं सब सामने आ जाती हैं और उनके साथ जो घोर अन्याय एप्स्टीन ने किया और उनका साथ देने वाले तमाम ये। और उसके बाद जब आप उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो एरोगेंस जो था हरदीप पुरी का, उसको अगर आप देखेंगे तो साफ समझ में आएगा कि कैसे महुआ मोइत्रा पे टिप्पणी कर रहे हैं, कैसे सुप्रिया श्रीनेत पे टिप्पणी कर रहे हैं। जस्ट सिर्फ रख रहा हूं मैं, सिर्फ रख रहा हूं। देखिए, महुआ मोइत्रा को इन्होंने फोन किया। महुआ मोइत्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से लिख दिया कि फोन किया, उन्होंने धमकाया मुझको जी, और उसको डिनाई नहीं किया उन्होंने कि मैंने फोन नहीं किया था। नहीं, और महुआ मोइत्रा रोज उन एप्स्टीन फाइल को निकाल के दुनिया के सामने रखती हैं। रोज वो नए खुलासे कर रही हैं इनके बारे में। तो इनका जो पैर बहुत बुरी तरह दलदल में खुद फंस चुका है। और हरदीप पुरी, जैसे मैंने कहा कि वो राजनीति में, वो डिप्लोमेसी में क्या थे क्या नहीं थे वो अलग बायोडेटा है उनका, लेकिन राजनीति में वो कोई बहुत बड़े कद्दावर नेता नहीं है। क्या वो एप्स्टीन की वजह से कद्दावर नेता थे, ये भी सवाल विपक्ष पूछ रहा है। लेकिन वो चुनाव हार चुके हैं, वो राजस्थान से राज्यसभा के एमपी हैं और मिनिस्टर हैं। अमृतसर से चुनाव वो हार चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से हार चुके हैं। तो ये लोगों का कोई राजनीतिक कहें कि राहुल गांधी को नुकसान कर पाएंगे, ये तो बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात कि जरा राहुल गांधी के भाषण को हम देखें, बहुत ही मैच्योर भाषण था और राहुल गांधी के सामने एक विकल्प बिल्कुल खुला हुआ था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी के खिलाफ रोज बयानबाजी करता है, डोनाल्ड ट्रंप अगर नरेंद्र मोदी की रोज बेइज्जती करता है, तमाम बातें कहता है, यहां तक कहता है कि उनका राजनीतिक करियर के बारे में बातें करता है, मोदी के सीज फायर के बारे में बातें करता है, रशा तेल नहीं खरीदेंगे ये बातें करता है। तो राहुल गांधी के सामने विकल्प था कि वो ट्रंप के साथ खड़े हो जाते, लेकिन राहुल गांधी ने वो नहीं किया। राहुल गांधी ने नेशनल इंटरेस्ट की बातें रखी पार्लियामेंट में। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बातें की हैं, डॉलर की मोनोपोली के खिलाफ बातें की हैं। उन्होंने रशिया, चाइना और यूरोप के साथ का एक कड़ी जोड़ी है उस पूरे भाषण में। तो राहुल गांधी का जो भाषण था वो बड़ा मैच्योर और पॉलिटिकली वाइज भाषण था, समझदारी वाला भाषण था। अगर राहुल गांधी की जगह नरेंद्र मोदी होते और नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी होते, तो नरेंद्र मोदी खुले तौर पर खड़े हो गए होते ट्रंप के साथ। कोई भी, अभी भी मैं कह रहा हूं, दुनिया का कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई पॉलिटिशियन, कनाडा का, फिनलैंड का, ऑस्ट्रिया का, कहीं का, अगर कोई एक राहुल गांधी के बारे में कुछ कह दे तो पूरा ये जो बीजेपी का कुनबा इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उस व्यक्ति का साथ देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने उस विकल्प को नहीं चुना और इसका बहुत स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया में गया है कि वो किस तरीके की डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। तो फिलहाल बहुत ही कमजोर विकेट पे खड़े हुए और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जरूर ये बातें कर रहा होगा अंदर खाने कि 2029 तक का इंतजार क्यों करना, जब इतना बड़ा नेशनल इंटरेस्ट के साथ समझौते हो रहे हैं। जी राजीव।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। महुआ मोइत्रा का आप जिक्र कर रहे थे। महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट देख रहा था मैं अभी, और उस ट्वीट में महुआ मोइत्रा लिख रही हैं इन्हीं साहब हरदीप पुरी साहब की तस्वीर के साथ, वीडियो के साथ, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ लिख रही हैं कि डियर नरेंद्र मोदी जी, मिनिस्टर हरदीप पुरी इज़ अ लायर। ही नॉट मेट एप्स्टीन एज पार्ट ऑफ एनी डेलीगेशन। ही मेट हिम वन ऑन वन at his residence on 71st Street each time, ये देखिए, and we have the emails to prove it। उसके बाद few threads below इन्होंने अपने ट्वीट में थ्रेड्स में वो ईमेल्स जितने हैं उसको सामने रख दिए हैं। वो ईमेल्स भी हम लोग बीच में दिखा सकते हैं बाद में, लेकिन वो सारे ईमेल्स रख दिए हैं सामने महुआ मोइत्रा ने कि यहाँ पर 24 दिसंबर 2014 को ये यहाँ आए। उसके बाद 15 मई 2017, 19 मई 2017, ये सब 2017 की बात प्रशांत जी, 2017 मतलब इसको सज़ा याफ्ता और उससे मिल रहे हैं। ये सारे ट्वीट्स जो हैं ये सब ऑलरेडी है यहाँ थ्रेड में, महुआ मोइत्रा के थ्रेड में। तो महुआ मोइत्रा बिना घबराए हुए यहाँ अपनी बात रख रही हैं और प्रूफ पे प्रूफ आ रहे हैं। इसके बाद भी अगर हरदीप पुरी को बचाया जा रहा है तो ये आश्चर्यजनक है कि क्यों बचाया जा रहा है। देखिए, मीटू का केस हुआ था, मीटू याद कीजिए आप लोग। उस केस में कई लोग नप गए थे और हटा दिए गए थे। एक थे पत्रकार से एमजे अकबर, पत्रकार से मंत्री तक का पद उनको मिला और एमजे अकबर को वहाँ अपना इस्तीफ़ा सौंपना पड़ा था। लेकिन हरदीप पुरी साहब के साथ क्या है, आखिर उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। चलिए खैर, ये सरकार जाने, लेकिन सवाल तो है, बड़ा सवाल है और पत्रकारों को पूछना चाहिए। जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि कोड वर्ड दे दिया गया आपको, कल कुछ और था, आज कल ऑथेंटिकेशन था और आज प्रिविलेज मोशन है। हालांकि वो सुबह का है, उसके बाद फिर मामला प्रिविलेज मोशन से बाहर निकल के सीधे सीधे राहुल गांधी को ही बाहर करो होने लगा था। लेकिन आना चाहता हूँ प्रफुल्ल जी आपके पास, कैसे देखते हैं राहुल गांधी के स्टैंड को, जहाँ सब कुछ ध्वस्त है, सारी संस्थाएं ध्वस्त हैं, राहुल गांधी और उनका साथ देते हुए। अभी मैं डिम्पल यादव के बयान को देख रहा था, किसी चैनल ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ साफ बोला राहुल गांधी क्या गलत कह रहे हैं, डिम्पल यादव कह रही हैं। तो इंडिया गठबंधन यहाँ एकजुट कैसे है वो दिख रहा है और इन सब के बीच राहुल गांधी अपने अंदाज में अपने हिसाब से अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि कल आखिरी दिन है संसद के इस बजट सत्र के इस सेशन का, यानी फर्स्ट पड़ाव जो है वो कल है। इसके बाद फिर 9 मार्च से सेकेंड पड़ाव आएगा और उसमें एक अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है ओम बिरला के खिलाफ भी, उस पर भी चर्चा होनी है। ओम बिरला के खिलाफ अभी तो बात हो ही नहीं रही, यहाँ राहुल को ही हटाने की बात होने लगी। तो इसलिए ये पूरा, इसके पीछे हम लोग बहुत सारी बातें जो है रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से भी कहूँगा तो थोड़ा सा हम लोग, चूँकि सब पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, चीज़ों को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आप लोग भी अंदर डीपली क्या कुछ हो सकता है। जैसे प्रशांत जी कह रहे हैं कि ये जो 22 हैं, 22 नहीं प्रशांत जी, 240 इनके पास है, 32 और एक्स्ट्रा सांसद, जिनके दम पे ये लोग अभी नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज है। 240 प्लस 32 यानी 272। तो 272, ये जो 32 सांसदों वाली पार्टियां हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे शिंदे और बाकी लोग हों, ये लोग इनको माफ़ी चाहूँगा, क्या इनको फिर से सरकार में चुनाव में नहीं जाना है और अभी लंबा सफ़र तय करना है। आप जिस नाव पे बैठे हैं वो नाव अभी बीच में नहीं गई है, आप किनारे से तैर के निकल सकते हैं, इसलिए आप निकल लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। सही कह रहे थे प्रशांत जी, शायद वो लोग भी यही सोच रहे होंगे। प्रफुल्ल जी आपकी बात। नहीं, सभी को नमस्कार। देखिए कि इनके जितने भी सर मोशन थे, प्रिविलेज मोशन, सब्सटेंटिव मोशन, ये सब लूज कर रहे हैं। अब जाहिर है कि मैं मोशन के साथ लूज विशेषण नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन सरकार को डिहाइड्रेशन हो गया है। सरकार के भीतर पानी की कमी हो गई है और रहीम कबीर ने कहा था कि पानी रखिए, बिन पानी सब सून।
तब बिना पानी की सरकार चल रही है। और जाहिर है कि मैं आईसीयू जैसे टर्म का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा। ये क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। सामूहिक इस्तीफा देंगे और खोजे नहीं मिलेगा। देखिए भीतर में चल क्या रहा है, कुछ किए कुछ नहीं बनता है। ये चाहते तो हैं कि राहुल गांधी को न्यूट्रलाइज कर दें, लेकिन इनकी हवा में इनके हाथ लहराते तो हैं मगर आगे बढ़ते नहीं हैं। और जिस हिम्मत के साथ राहुल गांधी और जिस जज्बे के साथ अपनी बात रख रहे हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी को अपने साथ खड़ा करना कोई बहुत आसान काम राहुल गांधी के लिए नहीं था। अब पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ धीरे धीरे लाइन अप हो रही है और बल्कि अधिकतर तरीके से लाइन अप हो चुकी है। विपक्ष भी इस बात को समझ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से, उसके आतंकी रवैये से अगर बचना है तो कांग्रेस के इसका साथ देना है और राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करना है। इसीलिए देखिए कि थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हुई थी अविश्वास प्रस्ताव के मामले में। आपने ध्यान दिया होगा कि तृणमूल कांग्रेस ने अपनी कुछ बातें कही थी। स्वाभाविक उनको राजनीति को करते हैं तो उनको हक है। अखिलेश जी ने वहाँ पे, अभिषेक बनर्जी ने वहाँ पर कहा था, प्रेस को बाइट दिया था, लेकिन वे ये नहीं कह पाए कि इस मोशन के वो खिलाफ जाएंगे। यानी कि जो प्रिविलेज नहीं, इनको जो हटाने का मौसम, ये रिमूवल नोटिस जो है हमारे लोकसभा अध्यक्ष को, तो रिमूवल नोटिस के खिलाफ नहीं जाएंगे। इनका तो उस ढंग से शायद अविश्वास प्रस्ताव होता नहीं है, क्योंकि विश्वास मत वगैरह इनके साथ इनका या तो होता समर्थन होता है, सपोर्ट, या रिमूवल होता है। तो रिमूव किए जाएंगे तो उस पर साथ हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये ट्रेड डील जो अमेरिका कर रहा है ये संभव होगा? अगर थोड़ा सा डीप जाए, राहुल गांधी कर क्या रहे हैं? राहुल गांधी को जब ये लोग बोलते हैं कि भारत विरोधी शक्तियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो इसका रहस्य क्या है? इसको कैसे डिकोड करें? मैं ये समझता हूं कि पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई है। एक अमेरिका, अभी बोर्ड ऑफ पीस को भी देख लीजिए, सारे महत्वपूर्ण देश उसमें शामिल नहीं हुए हैं। एक और तो अमेरिका की दादागिरी, दूसरी तरफ जो विश्व अभी तक दुनिया के लोग चल रहे थे उसमें, अगर साफ साफ कहूं तो अति दक्षिणपंथी रुझान जिनमें था। LWE एक बहुत पॉपुलर टर्म है, आप छत्तीसगढ़ से जानते हैं। LWE डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। और RWE का नया कंसेप्ट आ गया है, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जोन है, इलाके हैं, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट। तो पूरी दुनिया में जो राइट विंग है और लेफ्ट विंग है, उसमें एक तरह की बातें चल रही है, एक तरह का वो संघात चल रहा है, जोर आजमाइश चल रही है। अभी इस जोर आजमाइश में अभी ठीक है कि राइट विंग आगे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को और उसके कॉरपोरेट्स भी समझ रहे हैं कि अगर हमें जिंदा रहना है तो वो बड़े बड़े ग्रंथ, उनको एडम स्मिथ से लेकर के तमाम लोगों को नाम क्या लिया जाए, इन लोग जॉन लॉक और तमाम जो लोग इस पर दार्शनिक उनके रहे विचार करते रहे, वो सभी का यही संदेश है कि या तो कोई एग्जिस्ट या नो एग्जिस्ट। आपको या तो साथ रहना है या नहीं रहना है। और ये सभी देश एक दूसरे के अधीनस्थ होकर के रहना चाहते हैं, कोई एग्जिस्ट नहीं चाहते हैं। आज फिर राहुल गांधी जिस चीज को जिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो लुक ईस्ट पॉलिसी जो उनका था, वो ईस्ट लुक पॉलिसी वो, और जो डॉक्टर इनका इंद्र कुमार गुजराल का जो डॉक्ट्रिन था, इंद्र कुमार गुजराल का जो विदेशी डॉक्ट्रिन था, जिससे बहुत सारे सिद्धांत निकले, नेवर फर्स्ट और जो है सो अपने बड़े भाई की भूमिका, इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया। और रीजनल, कल राहुल गांधी ने कहा था, रीजनल स्टेबिलिटी की बात उन्होंने कही थी, राजनीतिक अस्थिरता की बात भी संसद में कही थी, और साथ ही साथ एनर्जी के वेपनाइजेशन की बात भी कही थी, फाइनेंस के भी वेपनाइजेशन की बात कही थी। तो राहुल गांधी पूरी दुनिया में भारत के घरेलू हितों और जो वैदेशिक जो नीतियां, जो वैदेशिक परिस्थिति है, विदेश की परिस्थितियां, वैश्विक राजनीति के कि जो साझा जमीन है, जो एक दूसरे की अनुकूलता में, उस साझा जमीन को राहुल गांधी एक्सप्लोर कर रहे हैं और उस पर बयान दे रहे हैं। पुतिन ने अगर कह दिया, रूस ने अगर कह दिया है कि भारत की जनता भारत और रूस के मैत्री को के महत्व को समझती है या उसको बचाएगी, इसका मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ का नेतृत्व नहीं बल्कि जनता पर वहाँ भरोसा आ रहा है। हालांकि प्रकारांतर से व्याख्या ये हो सकती है
कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध ने भारत के लोगों को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि हर कोई हमारी संप्रभुता को, सोवरेनिटी को एक हल्की सी टच देकर हिट करके चला जाता है। भारत के सरकार को बीच से हटा करके सीधे जनता से बात करना भी हमारी सोवरेनिटी के लिए खतरनाक है। तो राहुल गांधी ने जब कहा कि उन्होंने देश को बेच दिया है, मैं किसान के हितों को ये नहीं होने दूंगा, और वो तैयार हो गए, जैसा कि आपने भी कहा, वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा, बड़े जोरदार से कहा मैं ऑथेंटिकेट करता हूं। लेकिन चेयर को बात समझ में आ गई कि राहुल गांधी जो भी बोलेंगे उससे डरो, वैसा उनको मत करने दो। अगर वो कहते हैं ऑथेंटिकेट करूंगा तो उसे डर गया, और राहुल गांधी कहते नहीं ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता हूं तो बोलता हाँ करो। तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ऑथेंटिकेट करेंगे तो हम इसको एक्सपंज नहीं कर पाएंगे, और जाहिर है कि प्रक्रिया लंबी चलेगी, तो ये पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड में रह जाएगी। यही बात है उनका भी, जो जो सदस्यता समाप्त करने के मोशन की बात, जो सब्सटेंटिव मोशन की बात कर रहे हैं, वो भी लूज कर गया। तो क्यों लूज कर गया? क्योंकि फिर लग रहा है वही कि हटा तो पाएंगे नहीं, और हटा नहीं पाएंगे तो जाहिर है कि यही प्रक्रिया में रह जाएगा। प्रिविलेज मोशन हट गया तो वो पता नहीं टिकेगा नहीं टिकेगा, ये तो अलग बात है। लेकिन भारत के साथ, भारत के लिए भरोसे की एक ही बात है कि राहुल गांधी जैसा नेता डट कर किसानों को कह रहा है, मजदूरों को कह रहा है, हम आपके हितों को नहीं हाथ में देंगे। एक और 5 सेकंड में यह कह दूं कि राहुल गांधी ने बहुत बारीकी से कहा है, किसानों के हित की बात नहीं है, पूरे देश के हित की बात है, आम लोगों के हित की बात है। अगर कृषि उत्पाद पर समझौता होता है तो तमाम उपभोक्ताओं का हित इससे सत्वहीन होगा, कंप्रोमाइज्ड होगा। तो राहुल गांधी चीजों को समझ रहे हैं। एक भरोसे की बात है, स्थिति बहुत तेजी से घूम रही है, 2-4 दिन में और परिवर्तन होगा, जब नए सत्र में देखते हैं कि क्या होता है। जी प्रफुल्ल जी, एक रिक्वेस्ट है कि आपका जो माइक सिस्टम है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि आवाज़ काफ़ी उसमें ठीक से नहीं आती है आवाज़, और उस कारण काफ़ी तकलीफ़ होती है हमारे तमाम साथियों को सुनने में भी। मुझे भी बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, और मैं पिछले दिनों लगातार देख रहा हूँ। अपनी टीम से भी बोलूँगा कि आपको आगे ध्यान दिला दें, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि कई कोशिश ये करें कि माइक वाला सिस्टम जो है वो ठीक रहे, ताकि आवाज़ क्लियर हो। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोग बोलते हैं और वो सही ढंग से ना पहुँचे तो फिर वो ठीक नहीं है। लेकिन अमलेंदु जी, आपके पास ज़रा, और बहुत कुछ हम लोग बात कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात राहुल गांधी पे घूम फिर के बात आ जाती है, और बात यही कि एक आदमी अदानी का नाम लेता है तो संसद से बाहर करवा दिया जाता है, वो आदमी फिर आता है, वो कुछ नरवणे की किताब की बात कर रहा है तो उस पर भी बोलने उनको नहीं दिया जाता। अब उसके बाद जब वो ट्रेड डील की बात करते हैं, एप्स्टीन की बात करते हैं, उसके खुलासे करते हैं, तब बोलने नहीं दिया जाता है, या उन पे विशेषाधिकार हनन, बहुत कुछ, जैसे शकील जी भी बता रहे थे कि, और राहुल गांधी ने खुद भी कहा है कि हज़ारों करोड़ रुपए लगा दिए गए उनकी छवि को ख़राब करने के लिए। लेकिन तब और अब में क्या फ़र्क है अमलेंदु जी? फ़र्क वही है जो तब था, यानी राहुल गांधी को उस समय क्या क्या साबित करने और किस ढंग से। आज भी कहते हैं कि रूल रेगुलेशन राहुल गांधी को आता नहीं है, संसद से बाहर कर दो। आज भी जिस ढंग से अर्बन नक्सल और तमाम बातें कही गई हैं इनकी निशिकांत दुबे की तरफ से, जो लगातार हमलावर हैं, आपने देख लिया, निशिकांत दुबे को भी सुन लिया आपने, और आपने गिरिराज सिंह को भी देखा, जो पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीरें, AI तस्वीरें लेके चले आए। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन तब और अब, क्या आज की तारीख में वही सब कुछ है जो पहले था, या अब बहुत कुछ बदल चुका है? अगर प्रशांत जी की बातें अगर उधार ली जाएं तो जो कह रहे थे अभी कि तब 52-55 सांसद थे और आज 100 सांसद हैं, फ़र्क कितना है? अलग है कि सांसद कितने थे। मोदी जी के पास तो सांसद पहले 325 थे, अब जो है 293 हैं। तो मोदी जी, मुझे लगता है कि 300-325 वाले से ज्यादा खतरनाक जो है वो 293 वाले हैं। चूंकि कुचले हुए हैं तो वो कुचला हुआ दर्द जो है बार बार निकल कर मोदी जी का सामने आ जाता है। नहीं, वो अपने नहीं है उनके 293 अपने नहीं। हाँ, अपने नहीं, 240 240 हाँ, 300 उनके पहले अपने तो थे। जब गाड़ी खुल जाती है ना, तो इधर उधर जो लोग घूमते रहते हैं वो फाइनली लटक जाते हैं। तो उसमें कुछ लोग लटके हुए हैं, और 32 लोग ऐसे हैं जो उस गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, बाकी लोग लटके हुए हैं। आप और हम सब बहुत बचपन से देखे हैं, कई गाड़ियों में से इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन चलो अब खुल गई, निकल रही है गाड़ी,
जो बिहार में खुलना बोलते हैं, इसलिए मैं यहाँ खुलना बोल रहा हूँ। खुल गई ना गाड़ी। और लेकिन राजीव जी सबसे पहले कूद कर भी भागते वही हैं जो चलती गाड़ी पे चढ़ जाते हैं। जी, ये भी आपने देखा होगा कि गाड़ी पे जहां संकट दिखाई दिया है कि अरे गाड़ी तो डोल रही है, तो जो लपक के चढ़ते हैं वही सबसे पहले कूद के भागते भी हैं। तो अब ये देखना होगा। आज तो हालांकि जो बिहार विधानसभा है वहाँ भाई वीरेंद्र ने कह भी दिया कि भाई आपको कुछ ध्यान नहीं रहता, दवा समय पर लिया कीजिए। तो ये भी है। लेकिन राजीव जी जो अंतर है तब में और अब में, वो अंतर ये है कि बीजेपी अभी भी कहती है कि राहुल गांधी सीरियस नहीं है, राहुल गांधी को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन राजीव जी ये बीजेपी जो है रोज हम लोगों के लिए भी मुसीबत कर देती है कि हमको भी बात राहुल गांधी पे ही करनी पड़ती है। मतलब हमको जो है कोई नया टॉपिक हम लेकर आना भी चाहें तो लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि बीजेपी लेके आ जाती है राहुल गांधी को, तो हमको भी राहुल गांधी पर ही बात करनी पड़ती है। तो ये मजबूरी राजीव जी बीजेपी की भी आप समझिए कि उसका भी काम बिना राहुल गांधी के नहीं चल रहा है। तो राहुल गांधी इस समय जो है वो सेंटर पॉइंट में है। अब सेंटर पॉइंट में मोदी जी नहीं है, और ये बीजेपी की मजबूरी है कि राहुल गांधी अब जो सेंटर पॉइंट में है। तो अंतर राजीव जी अब ये आया है। दूसरा अंतर ये आया है राजीव जी कि राहुल गांधी को जो 50 और 100 वाली बात है, 50 के सांसदों को आप दबा सकते थे, अब 100 के सांसदों को आप दबा नहीं सकते हैं। और 100 के साथ साथ ये भी राजीव जी 239 या 241 हो गए हैं, तो ये भी कम नहीं है। मतलब इंडिया गठबंधन जो है वो भी कम नहीं है, तो बराबर की टक्कर है इस समय। तो इसलिए सदन के अंदर की परिस्थितियां भी बदली हुई हैं। तो ये एक अंतर तो ये आया है। लेकिन इसके बावजूद राजीव जी जो डर जो है मोदी जी का वो बार बार सामने आ जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जब अच्छा अब जो ये कहा कि साहब वो आपने भी कहा कि साहब वो बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी को नियम कानून नहीं मालूम है। बिल्कुल अच्छी बात है, राहुल गांधी को नियम कानून नहीं मालूम है। मोदी जी को मालूम है नियम कानून। मोदी जी से बहस करवा दी जाए राहुल गांधी की एक दिन नियम कानून पर ही संसद के अंदर, बाहर तो करेंगे नहीं, संसद के अंदर ही कर ले। किस नियम कानून पे बात करनी तो बहस हो जाए मोदी जी की कि मोदी जी को कौन से नियम कानून आते हैं और राहुल गांधी को कौन से नियम कानून आते हैं। अच्छा चलिए इससे भी ज्यादा घटिए, निशिकांत दुबे ने जो राजीव जी दिया है वो किस कानून के तहत दिया है कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोका जाए? कौन सा कानून है जो संसद पास कर देगी किसी व्यक्ति को कि आप चुनाव लड़ने से रोक देंगे? चुनाव लड़ने से रोकने के नियम है राजीव जी, और वो किसी एक व्यक्ति को लेकर कानून नहीं है, उसके पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स पे बाहर हो गई थे, अदालत तय करेगी उसको, संसद तय नहीं करेगी। तो यानी संसद की अधिकार शक्ति जो आपने उसी को चैलेंज दे दिया। फिर कल तक तो आप कह रहे थे प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा किरण रिजिजू ने, तो आज क्यों नहीं आप लेके आए प्रिविलेज मोशन? कहाँ चला गया वो प्रिविलेज मोशन? वो तो नहीं है। निशिकांत दुबे की चिट्ठी है कि साहब इनकी जांच कराई जाए, इनको चुनाव लड़ने से रोका जाए आजीवन। कल को आप कह देंगे कि आजीवन मोदी जी को प्रधानमंत्री बने रहने दिया जाए, संसद पास कर दे, तो हो जाएगा पास। तो जिस तरीके से संसद ये पास नहीं कर सकती कि मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री बने रहेंगे, उसी तरीके से संसद ये भी पास नहीं कर सकती कि राहुल गांधी आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के मामले में भी जो सांसद पकड़े जाते हैं, जिनको सजाएं होती है राजीव जी, उनका भी एक टाइम पीरियड होता है 6 साल का, कि आप 6 साल जो है डिवाइड रहेंगे, उसके बाद फिर आप चुनाव लड़ सकते हैं। आजीवन नहीं लड़ पाएंगे ये तो नहीं है। बाल ठाकरे का बस हुआ था कि उनका मताधिकार ही छीन लिया गया था, लेकिन उसके पीछे भी मसला था कि आपने सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया चुनाव में, आपने धर्म का इस्तेमाल किया, उसके आधार पर हुआ। तो वो भी अदालत से तय हुआ, वो संसद ने तय नहीं किया। तो संसद तय नहीं कर सकती है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे जिंदगी भर और मोदी जी जिंदगी भर प्रधानमंत्री बने रहेंगे, तो ये संसद तय नहीं कर सकती है। तो निशिकांत दुबे को कौन सा कानून आता है? मोदी जी को तो नहीं आता। चलिए निशिकांत दुबे तो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, आजकल टक्कर ले रहे हैं अमित मालवीय से रोज फर्जी खबरें बनाने की और शेयर करने की, तो टक्कर चल रही है। तो इनको ही कौन सा आता है? तो ये राजीव जी ये डर जो है असल में अब ये बार बार निकल कर आ रहा है, जैसा आपने भी कहा कि ये डर इसलिए निकल कर आ रहा है कि राहुल गांधी रोज जो है वो मोदी जी को बेनकाब कर रहे हैं। अब आपने जिन हरदीप सिंह पुरी की बात की, राहुल गांधी ने जो मसला उठा रहे थे, बाहर आके हरदीप सिंह पुरी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। राहुल गांधी जो सदन के अंदर कहना चाहते थे, हरदीप सिंह पुरी बाहर आकर उसको पूरी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़कर बता देते हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं फाइलों में क्या मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। उन्होंने तो हरदीप सिंह पुरी ने बता भी दिया कि 4 बार मुलाकात हुई है उनकी, तो 4 बार तो खुद मान लिया हरदीप सिंह पुरी। अब 4 बार का पता भी नहीं कि एप्स्कीन फाइल्स में जिक्र है भी कि नहीं है 4 बार का, लेकिन हरदीप सिंह पुरी ने तो मान लिया 4 बार का जिक्र। महुआ मोइत्रा तो 434 बार बोल रही हैं।
महुआ महुआ मोइत्रा मोइत्रा पूरी 434 फाइल बार लेके बोली हुई। आके बोल रही हैं 434 बार मुलाकात है, 4 नहीं। हाँ, 434 बार महुआ मोइत्रा बोल रही होंगी, लेकिन हरदीप पुरी साहब तो 4 बार स्वीकार कर रहे हैं ना कि 4 बार की उनकी मुलाकात है। तो 4 बार की मुलाकात आपकी क्यों है? और बता रहे हैं कि 2017 में हुई है, 2019 में तो वो मर गया है जेल के अंदर, एपस्टीन। यानी तब तक उसका कारनामे सब सामने आ चुके थे। तो आप भाई इतने गंदे आदमी से क्यों मिल रहे थे? अब राजीव जी जाकर समझ में आता है कि जो लगातार चर्चाएं होती थी कि भारतीय जनता पार्टी यौन अपराधियों के साथ खड़ी रहती है और बीजेपी के तमाम सांसदों, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं, नेताओं के ऊपर जो आरोप लगते रहते हैं, बीजेपी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहती है। चिन्मयानंद से लेकर कुलदीप सिंह सेंगर तक और ब्रजभूषण शरण सिंह तक सबके साथ बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी रही। तो अब समझ में आया राजीव जी कि इनके साथ मजबूती से खड़ी क्यों रहती है। इसलिए खड़ी रहती है कि मालूम था कि कहीं कोई फाइलें हैं वो खुल सकती हैं, तो बात कहाँ तक पहुंचेगी। तो इसलिए इन सबका बचाव करो, तो ये सब पूरी पार्टी मिलके बड़े साहब का बचाव करेगी। तो क्या ऐसा है? हो सकता है ऐसा भी रही हो, लेकिन ये राजीव जी जो राहुल गांधी को संसद से निकालने की योजना पे जिसपे बीजेपी काम करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है, ये फलीभूत नहीं होंगी, ऐसा लगता है। और ये बीजेपी का डर जो है वो सामने आ रहा है। जितना आप इस पे आगे बढ़ेंगे उतना ही मोदी जी के लिए मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। और राजीव जी, राहुल गांधी पे तो रोक लगे ना लगे, लेकिन मोदी जी का इस्तीफा जरूर हो सकता है। ये बातें चल रही हैं, चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं कि ओम बिरला जो है वो इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन उनको रोका गया है कि अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी। हरदीप सिंह पुरी भी जो है वो तैयार है इस्तीफा देने को, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो बात आगे तक पहुंच जाएगी, बड़े साहब का इस्तीफा हो जाएगा, तो उनको रोका जा रहा है। अब ये पता नहीं राजीव जी सच है या गलत है, हम नहीं कह सकते, इसकी कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहती हैं। तो ये भी चल रही है कि ओम बिरला और हरदीप सिंह पुरी को इस्तीफा देने से रोका जा रहा है कि अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो फिर बड़े साहब का इस्तीफा भी हो जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में हो रहे हैं राजीव जी इस्तीफे, जिन जिन के नाम आ रहे हैं। तो ये सामने आ रहा है। तो ये कुल मिलाकर राजीव जी, मोदी जी का डर और बीजेपी का डर जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। जी, यहाँ पर डर की बात, और राहुल गांधी यही कह रहे थे कि डर, लेकिन आगे क्या कुछ होने जा रहा है। कल आखिरी दिन है इस पड़ाव का, आखिरी दिन। 2 सेशन 2 पार्ट में होना है, बजट सेशन हमेशा होता है, और इसके बाद फिर 9 तारीख से है, 9 मार्च से है। लेकिन कल क्या कुछ हो सकता है? क्या ये जो राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने की क्या प्रक्रिया है, जरा शकील जी आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि राहुल को जितना बदनाम कर सकते हैं उतना बदनाम करें हम। आज निशिकांत दुबे ने कहा क्या है, कितना बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये भारत को तोड़ रहे हैं। ये एफआईआर करो ना, राहुल गांधी भारत को तोड़ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, ये शब्द है निशिकांत दुबे के। तो भारत को तोड़ना, टुकड़े टुकड़े करना, अगर देश का नेता प्रतिपक्ष ऐसा कर रहा है तो अभी तक तो आपको एफआईआर कर देना चाहिए थी उनके खिलाफ। तो ये जो है कोई भी कोशिश उठा के नहीं रखेंगे। ये कल भी करेंगे, कल दोनों सदनों में करेंगे ये, और इसके जरिए इनका उद्देश्य जो है वो यही है कि अपने भक्तों को, गोदी मीडिया को, आम लोगों को भड़काना, उन्हें ज्यादा से ज्यादा उकसाना। देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को कुछ आता नहीं है, राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी वैसे हैं, ये तो इन्होंने इंदिरा गांधी के लिए भी कहा था। इंदिरा गांधी के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था इन्होंने जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी? गूंगी गुड़िया कहा था विपक्ष ने। उसी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। नेहरू के लिए तो ये आज तक कह रहे हैं, 60 साल से ज्यादा हो गए नेहरू को गुजरे हुए। 1964 में नेहरू नहीं रहे थे, आज 2026 चल रहा है, 61 साल। लेकिन अभी तक वो नेहरू के खिलाफ यही बातें कर रहे हैं कि नेहरू ने ऐसा किया, नेहरू ने वैसा किया, नेहरू ये करते थे। तो राहुल गांधी को
ये हर तरह से बदनाम करेंगे। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि ये देश की जनता को समझना पड़ेगा कि राहुल ही हैं जो उनकी आवाज उठा रहे हैं। आज देश में कहीं कोई भी संवैधानिक संस्था जो है लड़ने की स्थिति में नहीं है, न्याय करने की स्थिति में नहीं है, बोलने की स्थिति में नहीं है। और विपक्ष में जो एकजुटता दिखती है, हम जो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, उसकी जो धुरी है वो भी राहुल गांधी है। राहुल गांधी की हिम्मत से ही सबको हिम्मत मिलती है कि ये बंदा जो है ये डरता नहीं है, इसके चेहरे पे कहीं भय नाम की चीज दिखती नहीं है, सामने खड़े होकर बात करता है, कहता है मोदी जी मेरे सामने नहीं आएंगे।